कि आप चाहे हेड एंड पैटर्न है, तो ये पैटर्न आपको ऑन चार्ट पे भी मिल जाएंगे, राइट। तो आप मार्केट के अंदर अब ये नहीं बोलेंगे कि मार्केट के अंदर ये फॉर्मेशन नहीं बनते हैं या फॉर्मेशन बनते हैं, क्योंकि जो भी पैटर्न्स मार्केट के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं, अल्टीमेटली ये सारे के सारे जो पैटर्न्स है, ये पैटर्न्स मार्केट के अंदर यूज किए जाते हैं। ये पैटर्न्स हमें भी समझने बहुत जरूरी है। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन डिस्कस किया था, एंड मेनली जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, ये मार्केट के अंदर हम किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न को प्लॉट कर सकते हैं। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। नाउ कैसे आगे, अब हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है दैट इज डबल टॉप एंड डबल बॉटम। अभी जो डबल टॉप पैटर्न होता है, एक्चुअल में हमने ये डबल टॉप पैटर्न भी गाइस डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि हम अब जो भी पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए जो सोर्स हमने समझना था वो हमने पहले ही समझ लिया था कि किसी भी पैटर्न को यूज करते समय मार्केट में क्या चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, तो जैसे मान लो गाइस कि ये मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है, और हमें पता है कि मार्केट के अंदर जो चीजें हमने समझी है वो ये समझी है कि सर अगर आपने बताया था कि अगर लेट्स सपोज कि मार्केट के अंदर ये जो करेक्शन है, एक सिंपल सी लॉजिक ये है मार्केट के अंदर कि अगर करेक्शन मार्केट में अगर ज्यादा आ जाए तो फिर मार्केट को ऊपर जाने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पाता है, इसीलिए मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो वीक हो जाता है। तो मार्केट अगर इस तरीके से मूव कर रही है तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि मार्केट में जितनी छोटी करेक्शन के बाद रैली आती है, तो करेक्शन जितनी छोटी होगी रैली उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। अब मान लेते हैं कि सर ये मार्केट के अंदर हमें एक स्ट्रांग रैली देखने को मिली, और आपने जो बताया था उसके हिसाब से ये मार्केट का सपोर्ट था और ये मार्केट का रेजिस्टेंस था। एक स्टॉक अप ट्रेंड में तभी जाता है जब स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है। जब तक स्टॉक प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, ये कंसिडर नहीं किया जाएगा कि मार्केट में तेजी है। टॉप लगाने के बाद जो करेक्शन मार्केट में आ रहा है, लेट्स सपोज कि ये जो करेक्शन मार्केट में आपको दिखाई दे रहा है, स्टॉक ने अगर मान लेते हैं कि सर इस करेक्शन के बाद 20% की करेक्शन के बाद आने के बाद स्टॉक ने अगर अपने हाई को क्रॉस कर दिया, ऑब्वियस सी बात है कि रैली स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर 30% की करेक्शन अगर स्टॉक में हमें देखने को मिलती है और उसके बाद अगर स्टॉक ने अपना हाई ब्रेक किया, तो भी हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि स्टॉक के अंदर अच्छी खासी रैली आ सकती है। लेकिन अगर स्टॉक के अंदर हमने जो कंडीशन डिस्कस करी थी उसके अकॉर्डिंग अगर 50% की अगर स्टॉक के अंदर करेक्शन आ जाती है और उसके बाद भी चांसेस है कि भाई मार्केट यहाँ से रिकवर हो सकती है, तो अगर 50% करेक्शन के बाद भी अगर स्टॉक रिकवर होता है तो भी मार्केट को अप ट्रेंड में ही कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर 50% से भी ज्यादा अगर मार्केट करेक्ट हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट का जो एक ऑनगोइंग ट्रेंड था, अब वो ट्रेंड पूरी तरीके से वीक हो चुका है। एंड मार्केट में अगर 60% अगर मार्केट के अंदर वीकनेस आ चुकी है, तो मार्केट के अंदर अब जो सेलर्स है उनका प्रेशर एग्रेसिव हो चुका है। तो जैसे ही स्टॉक अगर अपने 60% जोन को भी क्रॉस करेगी, तो चांसेस है कि मार्केट एक बार अपने सपोर्ट को टच करेगी, और सपोर्ट को टच करने के बाद मार्केट के अंदर हमें यहाँ से रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो ये स्टॉक ने एक सपोर्ट क्रिएट किया, एंड सपोर्ट क्रिएट करने के बाद बॉटम से मार्केट के अंदर हमें ये देखो एक रिकवरी देखने को मिली। अब लेट्स सपोज कि अगर ये रिकवरी मार्केट में, यानी कि मार्केट के अंदर ये रिकवरी आई, अब जो हमने समझा वो ये समझा कि सर आपने जो चीजें अभी तक समझाई है उसके अकॉर्डिंग जो चीजें हमें समझ में आ रही है कि अब मान लेते हैं कि अगर मार्केट ने 60% टॉप से करेक्ट होकर अगर मार्केट अगर अगेन अपने बॉटम पे आ गई, तो अब मान लेते हैं कि फिर से मार्केट के अंदर ये हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला। अब डाउनफॉल के बाद ये जो रिकवरी आई, अगर ये जितनी छोटी होगी डाउनफॉल उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो अगर ये पैटर्न इस तरीके से बनेगा तो इसको हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। अगर ये 30% के बाद करेक्शन होता है तो भी हम लोग उसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलेंगे। अगर 50% के बाद करेक्शन होता है तो भी हम लोग उसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलेंगे। लेकिन सर एक बात बताओ, मान लेते हैं कि बॉटम से सर जो रिकवरी आई, अगर ये रिकवरी 60% तक आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि फिर से जो अप डाउन ट्रेंड था मार्केट के अंदर, अब फिर से डाउन ट्रेंड क्या हो गया, वीक हो गया। यानी कि फिर से बायर का प्रेशर मार्केट के अंदर एग्रेसिव हो चुका है। लेकिन कन्विक्शन तो तभी दिखाई देगा ना जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगी। तो स्टॉक के अंदर रिकवरी तो आई, लेकिन इस रिकवरी में स्टॉक ने अपना जो प्रीवियस हाई है उसको अपसाइड में क्रॉस नहीं किया, और स्टॉक ने रेजिस्टेंस बनाया, और रेजिस्टेंस बनाने के बाद मार्केट अगेन वहां से नीचे आ गई, और स्टॉक ने अपने सपोर्ट को डाउन साइड में क्रॉस करके क्लोज कर दिया। यहीं पे हमने जब अपना ट्रेंड लाइन डिस्कस किया था तो हमने एक पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था। इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं डबल टॉप। लेकिन हमने ट्रेंड लाइन की क्लास में एक और पैटर्न डिस्कस किया था जिसको हमने नाम दिया था एम स्विंग। एम स्विंग बेसिकली एक फेक आउट फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। फेक आउट फॉर्मेशन किस तरीके से, जो हमने डिस्कस किया था कि ये मार्केट के अंदर सर एक रैली आई अपसाइड में, ये मार्केट के अंदर हमें एक अपस्विंग देखने को मिला, अपस्विंग के बाद ये मार्केट के अंदर एक करेक्शन देखने को मिली। करेक्शन के बाद आपने बोला था कि अगर मान लेते हैं कि करेक्शन अगर मार्केट में 50% तक आ जाए, या 50% से अगर ज्यादा करेक्शन अगर मार्केट के अंदर आ जाती है, तो जो आपने समझाया था वो ये
कि अगर 60% तक अगर करेक्शन मार्केट में आ जाए और उसके बाद बॉटम से अगर स्टॉक रिकवरी ले रहा है, तो अगर स्टॉक ने अगर अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर भी दिया तो भी मार्केट के अंदर हमें एंट्री इनिशिएट नहीं करनी होती है। एंट्री इनिशिएट हमें उसी केस में करनी होगी जिस केस में आपके कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये जो मार्केट के अंदर जो हमें फॉल दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो यहां से लेकर के यहां तक का हमें जो वीकनेस दिखाई दिया, मार्केट कहती है कि ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो सपोर्ट है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो डिफरेंस है, लेट्स सपोज कि अगर वो 100 रुपए का है, तो आपने बोला था कि मार्केट के अंदर हम लोग तब तक कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करते हैं जब तक मार्केट अप साइड में इसका 30% क्लोज ना दे दे। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर 100 रुपए का अगर मार्केट के अंदर ये लेट्स सपोज कि 2100 रुपए का भाव था, ये भाव था 2000 रुपए का, तो स्टॉक 2100 से गिर करके 2000 तक आया, तो मार्केट कहती है कि भाई इसका जब तक 30% अपसाइड में क्रॉस ना दे दे मार्केट, यानी कि 100 रुपए का 30% जब तक अपसाइड में क्लोज ना दे दे, यानी कि 2130 रुपए तक के ऊपर स्टॉक जब तक क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक मार्केट के अंदर आप कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। एंड जनरली इस टाइप के ट्रेड्स को मार्केट के अंदर, जब मार्केट को इस तरीके से जब बिहेव करती है, तो ऐसे केस में जनरली क्या होता है कि हम मार्केट के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर एक किसी भी स्टॉक के अंदर कन्विक्शन तभी आता है जब मार्केट के अंदर उसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई दे, और एक स्ट्रॉन्ग रैली किसी भी स्टॉक के अंदर तभी आपको दिखाई देगी जब मार्केट आपका बिहेवियर आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा होगा। लेट्स सपोज अगर बॉटम से अगर रिकवरी आ रही है, तो एक रिकवरी स्ट्रॉन्ग तभी मानी जाएगी जब मार्केट के अंदर बाइंग का जो प्रेशर है वो मार्केट के अंदर एग्रेसिव हो, और एग्रेसिव तभी होगा जब मार्केट अपने इस जोन को अपसाइड में क्रॉस करके क्लोज कर पाएगी। तो जैसे अगर आप ये चीज अगर आप निफ्टी के चार्ट पे देखोगे, यानी कि शायद कल या परसों का अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे, तो आपको निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी दिखाई देगा कि 2 दिन पहले निफ्टी ने भी आई थिंक आवरली पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपना एक हाई ब्रेक किया, और हाई ब्रेक करने के जस्ट बाद मार्केट वहां से नीचे आ गई, क्योंकि हमें मार्केट के अंदर जब तक की क्लोजिंग नहीं मिल जाती ऊपर, तब तक मार्केट के अंदर हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर लेट्स सपोज, अब देखो यहाँ पे डबल टॉप में और एम स्विंग फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है। डबल टॉप पैटर्न के अंदर एंट्री तभी इनिशिएट की जाएगी जब मार्केट अपने सपोर्ट को डाउन साइड में क्रॉस करके क्लोज कर देगी। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे अगर अपने सपोर्ट को डाउन साइड में क्रॉस करके क्लोज कर दिया, तो मार्केट के अंदर हम लोग सेल साइड एंट्री इनिशिएट करेंगे। लेकिन स्टॉक के केस में, एमस्विंग के केस में, मार्केट के अंदर हम लोग यहाँ पे डबल एंट्री इनिशिएट करते हैं। तो ये डबल एंट्री कैसे इनिशिएट किया जाएगा? स्टॉक ने लेट्स सपोज कि 30% क्लोज नहीं दिया, यानी कि ये मार्केट के अंदर एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला हमें, लेकिन ये ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग तो था। अब देखो ये फेक आउट को समझने के दो तरीके हैं। पहली बात, एक नया टर्म हम लोग मार्केट के अंदर डिस्कस करें, इस टर्म को थोड़ा ध्यान से समझना। मान लो कि ये स्टॉक का रेजिस्टेंस बना, और यहाँ पे आज मार्केट के अंदर रिकवरी आई और स्टॉक ने लेट्स से कि यहाँ पे अपना जो रेजिस्टेंस है उसको अपसाइड में क्रॉस कर दिया। इस टाइप के ब्रेकआउट को मार्केट में ट्रेड किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि कभी भी ऐसा ब्रेकआउट, जिस ब्रेकआउट में जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, उस कैंडल की जो अपर शेडो है अगर वो बॉडी के 30% से ज्यादा होती है, तो उस केस में भी हम लोग ब्रेकआउट को फेल मानते हैं। यानी कि किसी भी ट्रेड के अंदर अगर मार्केट में अगर उसकी जो शेडो है अगर वो 30% से ज्यादा होती है, तो इसका मतलब क्या है? अगर 50% शेडो और 50% बॉडी है, तो इसका मतलब क्या है? सेलिंग और बाइंग दोनों का प्रेशर इक्वल हो गया। टॉप से मार्केट 50% करेक्ट हुई, बॉटम से मार्केट ने 50% कन्विक्शन दिखाया, तो इस पॉइंट पे तो मार्केट न्यूट्रल है। तो चांसेस है कि अगली कैंडल पे अगर कन्विक्शन आया तो स्टॉक ऊपर, अदरवाइज नीचे। तो मार्केट के अंदर हम लोग जब कोई भी ट्रेड इनिशिएट करेंगे, तो उस केस में कैंडल जो भी ब्रेकआउट कैंडल होती है, उसकी अपर शेडो जो होनी चाहिए वो बॉडी के 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसी कंडीशन को डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, और जो ग्रीन कैंडल बनी वो ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीके से बनी। तो इस टाइप के कैंडल्स को जनरली मार्केट के अंदर हम लोग अवॉइड करते हैं, और अगली जो कैंडल बनी वो एक रेड कैंडल थी, और रेड कैंडल ने जोन के अंदर आकर के यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। तो जैसे ही इस रेड कैंडल ने जोन के अंदर आकर के क्लोजिंग दी, तो हमें यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट जो अपने जोन को क्रॉस नहीं कर पा रही है। और ऐसे केस में जब मार्केट अपने जोन के अंदर एंटर होती है, तो ऐसे केस में हम लोग मार्केट के अंदर दो फेज इनिशिएट करते हैं। पहले फेज में मार्केट के अंदर हमारा जो टारगेट होता है वो 50% का होता है। तो जैसे ही स्टॉक अपने जोन के अंदर अगर अंदर आकर के अगर क्लोजिंग दे देती है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि ये मार्केट के अंदर दो फेज में अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। पहले फेज में मार्केट के अंदर हमारा जो प्रॉफिट होता है वो होता है इतना, यानी कि जैसे ही मार्केट ने अगर अगली रेड कैंडल ने अगर जोन के अंदर आकर के क्लोजिंग दे दी, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये ग्रीन कैंडल का जो हाई है, ये हाई आपका स्टॉप लॉस होगा। और मार्केट के अंदर पहला आपका जो टारगेट होगा वो 50% होगा, यानी कि ये जो पूरा जोन है, जो 100 रुपए की जो मार्केट के अंदर वीकनेस दिखाई दी, इसका 50% आपका फर्स्ट टारगेट होगा। और स्टॉक का आपका जो अगला टारगेट होगा वो होगा ये,
यानी कि ये जो सपोर्ट है ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अब देखिए, जैसे स्टॉक का प्राइस यानी कि अगर अपने मार्केट अगर लेट्स सपोज यहाँ से फॉल कर रहा है, ये एक रेड कैंडल बन रही है और मार्केट यहाँ से अगर वीकनेस दिखा रही है और स्टॉक ने अगर 50% को भी अगर यहाँ पे डाउन साइड में क्रॉस कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि जो वीकनेस मार्केट में हमें दिखाई दे रही है वो स्ट्रॉन्ग है। और इस केस में जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक करेगी मार्केट, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा। हम लोग अपनी थर्ड एंट्री तब इनिशिएट करेंगे, यानी कि देखो अब डबल टॉप में डिफरेंस क्या है कि डबल टॉप में आपको सेलिंग का कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब वो सपोर्ट को ब्रेक करेगा, लेकिन एम स्विंग में ट्रेड का कंफर्मेशन कैसे मिलता है? जैसे ही अपने जोन के नीचे आया तो आपकी पहली एंट्री जो होगी वो इस कैंडल के ऊपर आपकी फर्स्ट एंट्री इनिशिएट करोगे आप। सेकंड एंट्री आप तब इनिशिएट करोगे जब स्टॉक 50% जोन को क्रॉस कर दे, तो यहाँ पे आप सेकंड एंट्री इनिशिएट करोगे। थर्ड एंट्री आप तब इनिशिएट करोगे जब मार्केट अपने नेक लाइन को, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं नेक लाइन, अगर मार्केट नेक लाइन को क्रॉस कर दे तो यहाँ पे आप अपनी थर्ड एंट्री इनिशिएट करेंगे। अब इन दोनों केस में कॉमन चीज क्या है कि मार्केट के अंदर आपका जो टारगेट होगा, डबल टॉप में भी टारगेट इतना होगा और इस केस में भी हमारा टारगेट इतना ही होगा। लेकिन इन दोनों ही केस में टारगेट भी दो तरीके से बुक किए जाते हैं। दोनों में ही जो टारगेट होता है, पहले टारगेट हम लोग बुक करते हैं 50% का, इसमें भी और इसमें भी। तो दोनों के अंदर हम लोग पहले 50% का टारगेट बुक करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट आने के बाद आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो इस कैंडल का हाई नहीं होगा, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 50% पे आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाओगे। इस केस में भी आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाओगे और दोनों के अंदर आप ट्रेड इनिशिएट करोगे। तो दोनों के अंदर पहला टारगेट आप 50% लोगे, दूसरा टारगेट आपका पूरा का पूरा टॉप से लेकर के बॉटम के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि सपोर्ट से लेकर के रेजिस्टेंस के बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपका पूरा का पूरा डाउन साइड में हम इसको टारगेट लेकर के चलते हैं। तो जब इस टाइप का कोई भी फॉर्मेशन जो मार्केट के अंदर अपीयर होता है, तो ये फॉर्मेशन को मार्केट के अंदर हम लोग डबल टॉप या एम स्विंग फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। तो इस टाइप के जब फॉर्मेशंस मार्केट के अंदर बनते हैं, एक चीज जो कि हमेशा ध्यान में रहे कि मार्केट में देखो क्या होगा कि जब इस टाइप के फॉर्मेशन जब मार्केट के अंदर बनते हैं, तो आपको ध्यान में ये रखना होता है कि जैसे मान लो कि भाई ये बॉटम है, इस बॉटम पे देखो कोई भी पैटर्न स्ट्रॉन्ग कब माना जाता है? जब सपोर्ट पे आने के बाद कोई भी अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए। तो अगर लेट्स सपोज कि ये मार्केट का सपोर्ट था, दोबारा मार्केट नीचे गिरी और इस सपोर्ट पे ही कोई बुलिश कैंडल बन गया, तो अगर इस सपोर्ट पे अगर कोई लेट्स सपोज हैमर बन गया, इंगल्फिंग बन गया, राइट, पियर्सिंग पैटर्न बन गया, मारूबोजू फॉर्मेशन बन गया, तो इस टाइप के अगर कोई बुलिश पैटर्न बन जाता है, तो चांसेस होते हैं कि अगर स्टॉक का प्राइस अगर नीचे गिर भी रहा है, तो उस केस में मार्केट अगर फॉल कर भी रही है, तो फॉल आने के बाद भी मार्केट के अंदर आपको वो गिरावट नहीं दिखाई देती है। जनरली क्या होता है कि वो सपोर्ट करके मार्केट वहां से रिकवर हो जाती है। तो दो ऐसी कैंडल्स होती है मार्केट के अंदर जिसको फेक कैंडल बोला जाता है। एक कैंडल तो मैंने आपको बताया, अगर मान लेते हैं कि अगर मार्केट, अगर ये मार्केट का जो सपोर्ट है, अगर लेट्स सपोज कि स्टॉक का प्राइस फॉल कर रहा है, देखो दो केस में कैंडल फेल होती है। अगर इस कैंडल ने क्रॉस किया और इसकी लोअर शैडो अगर बॉडी के 30% से अगर ज्यादा है, तो भी ये कैंडल फेल है। अदरवाइज ये एक और केस में कैंडल फेल होती है, जब एक हाई वेव कैंडल के साथ अगर मार्केट का ब्रेकआउट होता है, तो भी ये कैंडल मार्केट के अंदर फेलियर मानी जाती है। क्योंकि एकदम से जब सेलिंग का प्रेशर आ जाता है मार्केट के अंदर, तो हमने कई ऐसी कंडीशंस में डिस्कस किया था कि अगर एक हाई वेव कैंडल आने के बाद अगर एक डोजी आ जाए, तो मार्केट का ट्रेंड बहुत तेजी से रिकवर कर जाता है। हमने कई बार डिस्कस किया है कि अगर एक हाई वेव कैंडल आने के बाद अगर एक हैमर आ जाए, तो मार्केट के अंदर जो रिवर्सल दिखाई देगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल के बाद अगर डोजी आ जाए, तो डोजी स्ट्रांग होगा। अगर एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल के बाद अगर हैमर आ जाए, तो हैमर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था कि भाई या तो जो कैंडल है वो प्रॉफिट बुकिंग कैंडल हो, या तो हाई वेव कैंडल हो। तो कई बार क्या होता है कि इस सपोर्ट को जब एक हाई वेव कैंडल ब्रेक करेगी, ये देखो ये एक हाई वेव कैंडल है, अगर एक हाई वेव कैंडल के साथ भी अगर एक सपोर्ट का कई बार जब ब्रेकआउट होता है, तो जनरली मार्केट में ऐसा देखा जाता है कि अगली कैंडल जोन के अंदर आकर के क्लोज हो जाती है। तो आपको ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब देखो, अब इसको समझने का कोई शॉर्ट शॉर्ट तरीका तो नहीं। अगर एक हाई वेव कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट आया, तो चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कोई भी बंदा होगा तो यही सोचेगा कि यार सपोर्ट का तो ब्रेकआउट हो ही गया है, अब तो मार्केट में वीकनेस आनी नहीं चाहिए और अगली कैंडल के ऊपर हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। लेकिन ऐसे केस में अगर आपको ट्रेड लेना भी हो, तो देखो एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, वो ये कि अगर अगली कैंडल पे अगर आप सेल की पोजीशन क्रिएट कर भी लेते हो और आपको पता लगता है कि अगली कैंडल जोन के अगर अंदर आ गई, तो आपको इमीडिएटली अपनी ट्रेड से बाहर निकल जाना है। चाहे आपको लॉस ₹1 का हो रहा हो, जैसे इस केस में हमने डिस्कस किया कि ये कैंडल जोन के ऊपर जाकर के क्लोजिंग दिया, लेकिन अगली जो कैंडल थी वो रेड कैंडल बनी और जोन के अंदर आ गया। तो अगर इस कैंडल के ब्रेकआउट पे आपने अगर बाय कर भी लिया है, तो भी मार्केट के अंदर इमीडिएटली आपको अगली कैंडल से बाहर निकल जाना है। क्योंकि ग्रीन कैंडल पे आपने एंट्री करी, बाय करी अगली कैंडल पे,
अगली कैंडल जोन के अंदर आ गई। तो अगर वो जोन के अंदर आ गई है तो उस केस में जैसे ही वो जोन को नीचे क्लोज करेगी, आपको इमीडिएटली मार्केट से बाहर निकल जाना है और आपको सेल की पोजीशन बना करके मार्केट के अंदर बैठ जाना है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस कैंडल का होगा। इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस रेड कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस क्रिएट करोगे। तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल बनाई, यहाँ पे मैंने एक वेव कैंडल बनाई है। तो जनरली मार्केट वेव कैंडल पे भी फेक आउट देती है और प्रॉफिट बुकिंग कैंडल पे तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट जो है वो आपको ट्रैप करती है। तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है कि कभी भी जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो, तो अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी अगर एक हाई वेव कैंडल के साथ होता है, तो वो हाई वेव कैंडल जनरली मार्केट के अंदर वैलिड नहीं मानी जाती है। अगर आपको दिखता है कि अगली कैंडल मार्केट के जोन के अंदर अगर क्लोज हो गई, तो इसका मतलब ये है कि ये कैंडल फेल हो गई और मार्केट के अंदर अब यहाँ से वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो ये दोनों चीजें मार्केट के अंदर हमें समझ में आनी चाहिए कि कब मार्केट के अंदर कौन सा फॉर्मेशन कहाँ पे क्रिएट होता है। तो इस तरीके से जो फॉर्मेशन बनते हैं, इस फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं डबल टॉप। जैसे मार्केट के अंदर डबल टॉप पैटर्न बनता है, सेम उसी तरीके से मार्केट के अंदर डबल बॉटम पैटर्न भी बनता है। डबल बॉटम पैटर्न का मतलब क्या है कि ये कुछ इस तरीके से अपीयर होता है। अब देखो, मान लेते हैं कि मार्केट नीचे आई, ये स्टॉक ने एक लो लगाया, लो लगाने के बाद ये स्टॉक ने एक लो लगाया और लो लगाने के बाद पूरी की पूरी जो मार्केट है वो बॉटम से रिकवर हुई। ये स्टॉक ने लो लगाया, लो लगाने के बाद बॉटम से हमें रिकवरी देखने को मिली। ये स्टॉक ने एक रिकवरी दिखाई, फिर मार्केट नीचे आती है और मार्केट अगेन उसी लो को दोबारा से रिटेस्ट करती है। हमने जब ट्रेंड लाइन पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि किसी भी ट्रेंड लाइन को प्लॉट करने के लिए दो प्राइस पॉइंट्स कनेक्ट करने जरूरी होते हैं, या तो दो प्राइस पॉइंट कनेक्ट करो या दो जोन प्लॉट करो। तो ये मार्केट के अंदर दो स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर मार्केट बार बार उसी सपोर्ट पे आकर के रिकवरी ले रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग है। ये सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब हमें दिखाई दिया कि सर इस सपोर्ट पे मार्केट के अंदर जैसे ही मार्केट बॉटम पे आई, यहाँ पे सर एक डोजी फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, या यहाँ पे एक लॉन्ग लेग डोजी देखने को मिलता है, या फिर यहाँ पे सर एक ग्रेपस्टोन डोजी ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने को मिलता है। और फिर मार्केट के अंदर यहाँ से हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है अपसाइड में, और इस तरीके से फिर से फॉर्मेशन बनता है। और यहाँ पे ये फॉर्मेशन अगर अपने हाई को अपसाइड में क्रॉस में क्लोज कर देता है, तो इस टाइप के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं डबल बॉटम फॉर्मेशन। और डबल बॉटम ये जो पैटर्न होता है, ये मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला पैटर्न होता है। क्योंकि डबल बॉटम पैटर्न के केस में क्या होता है कि मार्केट जो स्ट्रेंथ आपको दिखाती है वो बॉटम से दिखाती है। तो अगर इस टाइप से अगर कोई स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, राइट। अब जैसे अगर हम लोग मार्केट की बात करें, तो मार्केट के अंदर आपको मैक्सिमम टाइम इस टाइप के फॉर्मेशंस आपको देखने को मिलेंगे, और चाहे आप उसको इंट्राडे में आप यूज करें या आप उसको इन्वेस्टमेंट में यूज करें। अब जैसे मैं आपको ना निफ्टी के चार्ट पे मैं आपको बहुत चीजें दिखाने वाला हूँ। इवन आप में से जो लोग सच में मार्केट को ट्रैक करते हैं, तो आप जिस भी स्टॉक को सही से ट्रैक करोगे, तो उस चार्ट पे क्या बन रहा है, कौन से टाइम फ्रेम पे बन रहा है, आपको ये चीज भी समझ में, राइट। तो कुछ दिन पहले निफ्टी के ऊपर आप अगर अब जैसे यहाँ पे भी दो चीजें होती है, एक होता है डबल बॉटम और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम स्विंग। क्योंकि बॉटम में बनता है तो भी इसको एम स्विंग बोला जाता है। तो ये सपोर्ट लिया, ये रिकवरी आई, फिर मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया, और सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद अब सपोर्ट को जब ब्रेक करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हम पैनिक क्रिएट करेंगे और हम लोग मंदी में बैठेंगे। और मार्केट ने जोन के अंदर आकर के मार्केट ने क्लोजिंग दी और पूरी की पूरी मार्केट वहां से रिकवर हो गई। तो अगली कैंडल, ये कैंडल रेड कैंडल बनी और अगली जो कैंडल थी वो ग्रीन कैंडल बनी और मार्केट पूरी की पूरी रिकवर हो गई। तो इस तरीके से जब कोई फॉर्मेशन बनता है बॉटम पे भी, तो इसको भी हम लोग मार्केट के अंदर एम स्विंग फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। तो निफ्टी के चार्ट पे देखो अभी दो तीन पैटर्न बन रहे हैं। कुछ दिन पहले 15 मिनट पे डबल टॉप बना, मार्केट नीचे गई। ये फिर डब्ल्यू होगा सर, इसको वुड बी नॉट कॉल इट डब्ल्यू हियर जो आप बना रहे हो। इसको डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं, इसको हम लोग डबल बॉटम बोलेंगे, लेकिन इसको हम लोग एम स्विंग फॉर्मेशन के नाम से, इसको हम लोग डबल बॉटम बोलेंगे, लेकिन इसको हम लोग एम स्विंग बोलते हैं, राइट। Swing basically we use it for the market falling and W we use for the market going up. राइट, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं जब मार्केट फॉल करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे डबल टॉप, इसको हम लोग बोलेंगे डबल बॉटम, राइट। तो जैसे अगर हम लोग निफ्टी का चार्ट देखें, तो अभी देखो बहुत सारे पैटर्न डिस्कस करेंगे निफ्टी के चार्ट पे। जैसे मैंने आपको कल का जो चार्ट दिखाया था निफ्टी का, बैंक निफ्टी का आई थिंक, तो मैंने आपको बताया था कि कल मार्केट के अंदर, कल या शायद परसों मार्केट में बड़ी अच्छी रिकवरी आई थी बॉटम से 3 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, जब मार्केट में एक डब्ल्यू बॉटम फॉर्मेशन बना था, डब्ल्यू नहीं एम स्विंग फॉर्मेशन पैटर्न बना था। फिर आज अगर आप अभी की मार्केट देखोगे, तो शायद आपको आवरली या 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आपको निफ्टी में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई देगा, राइट। स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स होते हैं। अब जैसे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, जैसे ये देखो, अब ये हमारे पास निफ्टी का चार्ट, राइट। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, जैसे ये देखो,
अब यहाँ पे देखें, अब देखो, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखो ये कौन सा कैंडल बना, हाई वेव कैंडल। इसका ब्रेकआउट देखो, जो ब्रेकआउट हुआ है वो किस कैंडल पे हुआ है, हाई वेव कैंडल। और अगली कैंडल अगर आप देखोगे तो कौन सी पैटर्न बनी है, हैमर बन गया है, राइट। थोड़ा मोटा विड्थ इसकी ज्यादा हो गई, बट फिर भी देखो ये हैमर दिख रहा है ना। अब देखो ये जो रेड कैंडल बना वो एक हाई वेव कैंडल बना, और अगली कैंडल क्या बनी, हैमर। अब यहाँ पे तो हम मंदी में बैठेंगे, बट पूरी की पूरी मार्केट क्या हो गई, रिकवर हो गई। इस टाइप के फॉर्मेशंस जनरली, अब जैसे मैं आपको पहले कुछ दिखा था, पहले जो देखना था वो देखते हैं। चलो अब इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखना, एक सेकंड। हाँ जी क्लास चल रही है। कुछ काम है क्या? कुछ काम है? ठीक ठीक। सब यहाँ पे रहना। अभी हमारे पास निफ्टी का चार्ट, निफ्टी के चार्ट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न नहीं दिख रहा, दिख रहा है, दिख रहा है। अब इसका ब्रेकआउट आ गया मार्केट के अंदर, एक स्ट्रॉन्ग फॉल मार्केट में हमें कुछ दिनों में देखने को मिले। अब ये फॉल कहां तक रह सकता है, हमने क्या डिस्कस किया था कि कितने स्विंग तक ये वैलिड माना जाता है, 3 स्विंग तक। तो यानी कि चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिकवरी भी ले जाए, रिकवर कर गई, फिर नीचे आया, फिर हाई बनाया, फिर नीचे आया। तो एक तरीके से अभी निफ्टी की एक रेंज बनी है, देखो 250, 17,250 से लेकर के ये 17,420-30 तक की, यानी कि ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट की निफ्टी की एक रेंज बन गई है अभी। ये मेरे हिसाब से निफ्टी इसी रेंज में घूमेगा। तो आप लोगों को फोकस कहाँ पे करना है, या तो इसका हाई क्रॉस कर दे, या तो इसका लो क्रॉस कर दे, या तो ये तीसरे स्विंग पे क्रॉस कर दे, या तो ये इसी पे क्रॉस कर दे। किसी भी एक पर्टिकुलर जोन पे ये मार्केट को अगर क्रॉस कर देता है तो वहीं से हमें मार्केट के अंदर वीकनेस या कन्विक्शन देखने को मिलेगा। देखो मैंने आपको क्या बोला कि, हाँ जी सर मार्केट अगर कल मतलब गैप डाउन ही खुलती है, हाँ तो क्या हो गया, गैप डाउन खुलती है तो अगर कोई भी ब्रेकआउट, आप गैप थ्योरी के अंदर, गैप थ्योरी में आप पढ़ोगे कि कोई भी ब्रेकआउट अगर गैप के साथ होता है तो ब्रेकआउट बहुत ही वैलिड माना जाता है। कोई भी ब्रेकआउट, उसको हम लोग ब्रेक अवे गैप्स के नाम से जानते हैं। तो अगर वो अगर लेट्स सपोज की मार्केट खुलती ही यहाँ पे है तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो उस केस में देखो, ऐसे केस में जब मार्केट गैप के साथ खुलती है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है। गैप के ऊपर जो कैंडल बन रही है उस कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा मार्केट के अंदर, और आप मार्केट के अंदर मंदी में बैठ सकते हो उस केस में। तो इस तरह की जो फॉर्मेशंस बनती है, इवन अगर आप जैसे अगर आप सिर्फ निफ्टी पे ही ट्रेडिंग करोगे तो देखो निफ्टी पे चार्ट जो है वो मैक्सिमम टाइम सही क्यों प्लॉट होते हैं, क्योंकि फ्लक्चुएशन अच्छी होती है, कोई निफ्टी के प्राइस को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। स्टॉक में तो कोई ब्लॉक डील हो जाती है तो स्टॉक के प्राइस को तो फिर भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन निफ्टी के प्राइस को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, राइट। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है मार्केट के अंदर, अब देखो कोई भी पैटर्न, हम जैसे यहाँ पे देखो हमने एक स्विंग बनाया हुआ है, कैसे, ये मार्केट ने डबल टॉप बनाया, फिर मार्केट नीचे आई। अब जब तक स्विंग नहीं बनेगा तो फॉल स्ट्रॉन्ग कैसे दिखाई देगा, हमने तो ये पढ़ा है ना कि भाई फॉल स्ट्रॉन्ग तभी आएगा जब स्विंग बनेगी मार्केट के अंदर। अब ये स्टॉक ऊपर गया, हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर रिकवरी आई, फिर स्टॉक के अंदर करेक्शन आया। अब देखो ये जो करेक्शन है ये 90 डिग्री फॉल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग तभी होगा ना जब मार्केट के अंदर एक करेक्शन स्विंग दिखाई देगा। तो अगर मार्केट अगर रिकवर करके अगर स्विंग के पास आती है और फिर जो डाउनफॉल आता है, ये डाउनफॉल स्ट्रॉन्ग होता है। तो यानी कि इस केस में मार्केट के अंदर आप एक अच्छा खासा डाउन साइड ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो आपके दो टारगेट होते हैं, फर्स्ट इज दिस 50% गाइस, यानी कि ये, एंड सेकंड टारगेट पूरा, यानी कि इतना टारगेट हमें मार्केट में चाहिए होता है तो इतना टारगेट आपको मिलता है, लेकिन 2 बार में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है। तो मार्केट कहती है कि जो डबल टॉप फॉर्मेशन बनता है वो लेटर एम की तरह दिखाई देगा मार्केट के अंदर आपको। एंड इस केस में आपका जो रेजिस्टेंस, आई मीन जो द डिस्टेंस फ्रॉम द सपोर्ट ब्रेक्स टू पीक
कैन बी सब्ट्रैक्टेड, और जो आएगा वो आपका टारगेट होगा। तो यानी कि आप डिफरेंस जो होगा उसको टारगेट कंसीडर करेंगे। सिमिलरली मार्केट के अंदर हम लोग डबल बॉटम फॉर्मेशन यूज करते हैं। डबल सर टॉप एक चीज और पूछनी थी, जैसे इसमें बाय ऑन ब्रेकआउट जो पॉइंट इन्होंने करा हुआ है, अब जो नेक्स्ट एक पॉइंट है वो एक क्या कहते हैं रीटेस्ट पॉइंट है, तो मैं जो जहाँ पे मैं ऐसा ट्रैप होता हूँ, नहीं होता है कि मार्केट उसको रिटेस्ट करेगी ही करेगी। देखो मैं पैटर्न कोई का मैं हो। मोस्टली उसी क्या कहते हैं रीटेस्ट जोन पे फंस जाता हूँ, वहीं से फिर मैं एग्जिट कर लेता हूँ। अच्छा ओके ठीक है। तो वो देखिए रीटेस्ट जोन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगी, मतलब कहाँ पर बनेगा या नहीं बनेगा? सर तो समझते हैं क्या। सॉरी नहीं 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 नहीं, इसको तो नीचे कर लो। जैसे सपोर्ट का ब्रेकआउट होगा आप इमीडिएटली एंट्री इनिशिएट करें। कुछ चीजें समझते हैं, चलो ध्यान दो। वही डिस्कस करते हैं। मान लो कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, एक अप ट्रेंड वीक हो रहा है, इसके क्या कंफर्मेशन होते हैं? यानी कि अगर मार्केट अगर अपने जोन को नहीं टच कर पा रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये इसको मार्केट के अंदर बोला जाता है हाई प्रेशर जोन, राइट। अगर मार्केट हाई प्रेशर जोन इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहले बायर्स मार्केट को बाय करके ऊपर लेकर गए, फिर यहाँ पे जिन लोगों ने बॉटम पे बाय किया तो उन्होंने टॉप पे बेचना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे बाइंग का प्रेशर तो था ही, प्लस यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर भी एग्रेसिव हुआ। तो बाइंग का प्रेशर प्लस सेलिंग का प्रेशर इक्वल टू हाई प्रेशर जोन। तो ये मार्केट के अंदर एक हाई वॉल्यूम जोन हो गया, जहां पे मार्केट का वॉल्यूम सबसे ज्यादा था। डे हाई वॉल्यूम आज मार्केट को इस जोन पे दिखाई दी है। स्टॉक को इस जोन को ब्रेक करने के लिए जो वॉल्यूम चाहिए, लेट्स सपोज यहाँ पे वॉल्यूम इतना है, तो अगर स्टॉक को इसको ब्रेक करना है, कई बार देखो क्या होता है, आप कैसे मार्केट के अंदर इन ट्रैपिंग्स को समझते हो, जब आप इंडिकेटर्स पे जाएंगे ऑब्वियसली बात है कि आपको बहुत चीजों की क्लैरिटी आएगी। ये जब यहाँ पे जोन बना तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम बनाता हूँ, ये वॉल्यूम कुछ इस तरीके से आया, ध्यान देना, ये वॉल्यूम कुछ इस तरीके से आया। अब ये मार्केट ने दोबारा यहाँ पे मान लेते हैं कि इसने क्रॉस कर दिया, क्रॉस कर दिया, क्रॉस किया, लेकिन ये देखो नीचे जो वॉल्यूम आया हुआ है, देखो वो कैसा वॉल्यूम, क्रॉस तो किया है, लेकिन वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम्स ने जो प्रीवियस जो वॉल्यूम था उसको क्रॉस, उसको ब्रेक नहीं किया, दिख रहा है, ये देखो। अब मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले क्या बताया है कि अगर इसका ब्रेकआउट आ जाए तो कितना होना चाहिए इसका, 30%। अच्छा, कई बार कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो हम लोग वॉल्यूम को भी देख सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि इसका ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आया, लेकिन यहाँ पे देखो वॉल्यूम्स ब्रेक नहीं हुए, क्योंकि मेन जो मार्केट के अंदर एक स्टॉक का प्राइस मूव कर रहा है वो डिमांड सप्लाई के कारण तो कर रहा है, बट एक स्टॉक का प्राइस अपने जोन को तभी ब्रेक करता है जब मार्केट के अंदर कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग हो। तो कन्विक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग वॉल्यूम्स को चेक करते हैं। तो अगर मार्केट के अंदर ये जो ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट तो आ गया लेकिन वॉल्यूम्स ब्रेक नहीं हुए अभी तक, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वीकनेस मार्केट के अंदर अभी भी स्ट्रांग है। और अगली कैंडल अगर इस केस में अगर नीचे आ जाए तो फिर इसका मतलब ये है कि अब मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहती है, क्योंकि मार्केट को प्रेशर मिल ही नहीं रहा है ऊपर जाने। और ये जो वॉल्यूम आए, ये वॉल्यूम अगर इसको प्रीवियस वॉल्यूम को अगर ब्रेक कर दे तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर कन्विक्शन है ही नहीं बनेगा। समझ रहे हैं क्या बोला मैं? दूसरे केस में देखो क्या होता है, स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, स्टॉक रेजिस्टेंस तो बना रहा है, लेकिन मार्केट बार बार अपने जो प्रीवियस जो मार्केट का रेजिस्टेंस है उसको टच नहीं कर पा रही। यानी कि देखो ये स्टॉक का रेजिस्टेंस, लेकिन मार्केट कर क्या रही है कि ये जो मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, मार्केट अपने रेजिस्टेंस को टच नहीं कर पा रही है। और अगर आप मार्केट का ट्रेंड देखोगे तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो काइंड ऑफ बेयरिश है। तो अगर मार्केट बार बार अगर अपने रेजिस्टेंस पे अगर लोअर लो बना रही हो, हमें लोअर हाई बना रही हो, ये देखो ये जो मार्केट के हाईज है, मार्केट अपने हाई को नहीं क्रॉस कर पा रही, ये हाई बना पहला, फिर मार्केट का ये हाई बना, क्रॉस नहीं कर पाई,
फिर मार्केट का ये एक हाई बना, फिर मार्केट क्रॉस नहीं कर पाई। यानी कि मार्केट क्या कर रही है कि मार्केट बार बार एक नया लो बना रही है। तो अगर मार्केट बार बार अगर नया लो बना रही है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सेलिंग का प्रेशर है मार्केट के अंदर वो ज्यादा एग्रेसिव है, मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही है। तो ऐसे केस में अगर मार्केट के अंदर अगर किसी सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है तो वो सपोर्ट का ब्रेकआउट मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा जेन्युइन होता है। इस टाइप के ब्रेकआउट्स मार्केट के अंदर जनरली फेल नहीं होते हैं। अगर मार्केट बार बार अगर अपने रेजिस्टेंस को टच कर रही है, अपने रेजिस्टेंस को टच नहीं कर पा रही है और अपने सपोर्ट को बार बार ब्रेक कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इस टाइप के जो मार्केट के अंदर जो आपको जोन दिखाई देते हैं, ऐसे केस में हम लोग ये रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर मार्केट अगर लेट्स सपोज कि इस तरीके से अगर कोई फॉर्मेशन बना रही है कि अपने रेजिस्टेंस को मार्केट टच नहीं कर पा रही है और बार बार अगर अपना एक नया लो बना रही है, लोअर हाई बना रही है, तो ऐसे केस में हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर जो मंदी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रह सकती है और हमें मार्केट के अंदर आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो डाउनफॉल दिखाई देगा वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। तो कभी भी मार्केट के अंदर जब हम किसी भी रैली को आइडेंटिफाई करते हैं तो रैली को आइडेंटिफाई करते समय आपको एक चीज ध्यान में हमेशा रखनी है कि अगर आप मार्केट रैली को आइडेंटिफाई कर रहे हो तो रैली को आइडेंटिफाई करते समय आपको मार्केट के ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो एक्चुअल में बन किस तरीके से रहा है। तो अगर मार्केट के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में वीकनेस आएगा या मार्केट के अंदर कन्विक्शन आएगा, तो आप ये जरूर ध्यान दें कि मार्केट जो है फॉल मार्केट के अंदर कहाँ से आ रहा है। क्या मार्केट के अंदर जो फॉल है वो अपने प्रीवियस हाई से मार्केट क्या प्रीवियस हाई को ब्रेक करके फॉल आ रहा है या प्रीवियस हाई को बिना ब्रेक किए हुई मार्केट वहां से फॉल कर रही है। तो मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रही है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मार्केट अगर अपने हाई को नहीं ब्रेक कर पा रही है और उसके इसमें स्टॉक फॉल कर रहा है तो ऐसे फॉल स्ट्रॉन्ग होता है मार्केट के अंदर। तो इसीलिए हम लोग चाहे कोई भी पैटर्न हम लोग मार्केट के अंदर प्लॉट करें, चाहे हम लोग डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाए या हम लोग डबल टॉप फॉर्मेशन बनाए, अगर डबल बॉटम फॉर्मेशन हम लोग बनाते हैं और बॉटम पे स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें दिखाई देती है तो उसके बाद स्टॉक रैली लेती है, फिर जहां पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पाने के बाद फिर से स्टॉक ने कोई बेरिश कैंडल अगर बना दिया लेट्स सपोज और उसके बाद फिर से स्टॉक का प्राइस ने फॉल करना स्टार्ट किया, फिर मार्केट के अंदर वीकनेस आई, फिर मार्केट जैसे ही सपोर्ट पे आई तो सपोर्ट पे आने के बाद फिर से हमें एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न देखने को मिला, देन मार्केट रिकवर। और इस रिकवरी के बाद अगर मार्केट ने यहाँ पे अगर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस की अगर अपर शेडो 30% से ज्यादा है तो इसके ब्रेकआउट के बाद भी आप स्टॉक को बाय नहीं करोगे। यानी कि बेशक यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है लेकिन इस ब्रेकआउट को हम लोग अवॉइड करेंगे। इस ब्रेकआउट को हम लोग फेक ब्रेकआउट बोलते हैं क्योंकि इसकी अपर शेडो बड़ी है। आप जनरली इसको तब भी अवॉइड कर सकते हो जब मार्केट के अंदर इसका ब्रेकआउट यानी कि डबल बॉटम फॉर्मेशन ही बना है। अगर इसका ब्रेकआउट एक हाई वेव कैंडल के साथ बना, जैसे हमने डबल टॉप के लिए डिस्कस किया था उसी तरीके से हम लोग डबल बॉटम के लिए भी डिस्कस कर रहे हैं। अगर इसका ब्रेकआउट एक हाई वेव कैंडल के साथ आता तो भी आप इसको अवॉइड करोगे और अगली कैंडल आपको लगती है कि उस जोन के अंदर आ गई तो आप इमीडिएटली अगर आपने बाय कर भी लिया है तो आपको इमीडिएटली ट्रेड से बाहर निकल जाना है। ये एक सिंपल तरीका होता है किसी भी पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने का। और एक चीज जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, हमने जब टेक्निकल शुरू किया था तो हमने ये डिस्कस किया था कि 70% जो टेक्निकल है वो बेस्ड है ट्रेंड लाइन के ऊपर। लेकिन अब एक और चीज मार्केट के अंदर मैं लिखता हूँ कि जो 70% जो मार्केट है वो बेस्ड है पैटर्न्स के ऊपर। जनरली जो भी मार्केट फॉर्मेशन बनाती है वो सभी की सभी फॉर्मेशंस मार्केट के में पैटर्न्स बेसिस पे ही डिजाइन किए जाते हैं। तो आपको पैटर्न्स की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए कि मार्केट में कब कौन सा पैटर्न कहाँ पे और किस तरीके से बन रहा है, राइट। ये जो पैटर्न होते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम, डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न मार्केट में स्ट्रांगली तो होते हैं लेकिन कुछ ऐसे पैटर्न्स मार्केट के अंदर होते हैं जिनको मार्केट के अंदर हम लोग डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर ट्रेंडल्स के नाम से जानते हैं। अब देखो ट्रेंडल्स क्या होते हैं। मार्केट के अंदर 50% से ज्यादा जो पैटर्न्स बनते हैं, इवन 50% जो पैटर्न्स है वो सिर्फ ट्रेंगल जोन्स में ही बनते हैं। ट्रेंगल्स का मतलब क्या, याद है हमने जब टेक्निकल शुरू किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स इन द मार्केट, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। लेकिन मैंने आपको बोला था कि एक चौथा ट्रेंड भी होता है, एक ऐसा ट्रेंड, भाई अप ट्रेंड में तो स्टॉक ऊपर जा रहा है, डाउन ट्रेंड में स्टॉक नीचे जा रहा है, साइडवेज में साइडवेज है, लेकिन एक ऐसा ट्रेंड जिसमें मार्केट बुलिश भी है बेरिश भी है। सोचो, एक ऐसा ट्रेंड जिस ट्रेंड के अंदर मार्केट तेजी भी दिखा रहा है, मंदी भी दिखा रहा है और साइडवेज। 3 ट्रेंड में मार्केट 3 डायरेक्शन में, अप में ऊपर, डाउन में नीचे, साइडवेज में नीचे। लेकिन एक ऐसा ट्रेंड जो कॉनिकल्स टाइप के बनते हैं, कोन टाइप के जो बनते हैं, हाँ, तो इस जो हमारे पास जो चौथा ट्रेंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रेंड। अब इस सिमेट्रिकल ट्रेंड मार्केट के अंदर जिस तरीके से जो फॉर्म होता है, अब देखो सिमेट्रिकल फॉर्मेशन होता क्या है।
ट्रायंगल एक ऐसे पैटर्न है मार्केट में जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं और सबसे ज्यादा पैटर्न्स आपको ट्रायंगल्स के ऊपर दिखाई भी देते हैं, राइट। आज की मार्केट में भी मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो, पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रायंगल बनता है कैसे, और मैं आपको जो मैंने निफ्टी का जो चार्ट प्लॉट किया हुआ था मैं आपको उसी पे दिखाऊंगा कि मैं ट्रायंगल बना करके वेट कर रहा था मार्केट के ऊपर जाने का, बट मार्केट नहीं जाता। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, ध्यान दो। राइट, अब ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर हम लोग मार्केट के ट्रेंड को समझने की कोशिश करें तो ध्यान दो, पहले मार्केट के अंदर जो कन्विक्शन दिखाई दिया हमें इस केस में, जो बायर का कन्विक्शन देखो कितना स्ट्रॉन्ग, यानी कि मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी में रिकवरी देखने को मिली। इस रिकवरी आने के बाद क्या हुआ कि मार्केट के अंदर फिर हमें करेक्शन देखने को मिला, राइट। करेक्शन आई, लेकिन उसके बाद फिर जो हमें बाइंग का प्रेशर देखने को मिला, ये जो बाइंग का प्रेशर है वो प्रीवियस बाइंग के प्रेशर से कम है। यानी कि मार्केट के अंदर कन्विक्शन तो आया है, लेकिन ये कन्विक्शन उतना नहीं जितना कन्विक्शन मार्केट में पहले आया। फिर मार्केट में एक फॉल आया, फिर मार्केट में कन्विक्शन आया। अब ये जो कन्विक्शन है वो क्या हुआ है कि तो प्रीवियस कन्विक्शन से कम है, यानी कि मार्केट, एक तो मार्केट के अंदर कन्विक्शन मार्केट को नहीं मिल रहा है ताकि मार्केट ऊपर जा रहा है। सेकेंडली, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये देखो, ये स्टॉक ने एक हाई बनाया। ये कब बोला जाएगा कि मार्केट के अंदर बाइंग का प्रेशर स्ट्रांग है, जब मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करे। लेकिन मार्केट क्या कर रही है कि मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि बाइंग का प्रेशर स्ट्रांग नहीं। बार बार स्टॉक कोशिश कर रही है बट प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही है। लेकिन पॉजिटिव चीज क्या है, मार्केट नीचे से ऊपर गई, स्टॉक ने ये लो लगाया था और रिकवर हुई, लेकिन मार्केट जब नीचे गिरी तो स्टॉक ने अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया। यानी कि ये बॉटम से मार्केट क्या दिखा रही है, कन्विक्शन दिखा रही है। यानी कि स्टॉक नीचे तो गिरा लेकिन स्टॉक ने प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया। फिर स्टॉक ने रिकवरी ली, फिर स्टॉक नीचे गिरा, फिर स्टॉक ने प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया। यानी कि स्टॉक अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं कर रही है। अगर हम लोग इस मार्केट को ध्यान से समझे तो देखो यहाँ पे एक और चीज, मार्केट नीचे आई, स्टॉक ने एक लो लगाया, लेकिन स्टॉक ने ठीक है लो लगाया, मार्केट के अंदर वीकनेस देखने को मिल रही है, लेकिन इस वीकनेस पे अगर आप ध्यान देंगे तो मार्केट में वीकनेस तो आई, लेकिन स्टॉक के अंदर दोबारा मार्केट जब फॉल किया तो मार्केट के अंदर जो वीकनेस है वो पिछले बार की वीकनेस से कम है। यानी कि जो सेलिंग का प्रेशर हमें पहले देखने को मिल रहा था वो सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला। यानी कि जो सेलर्स है उनका प्रेशर मार्केट में कम होता जा रहा है। अगेन मार्केट के अंदर हमें वीकनेस देखने को मिली, लेकिन अगेन स्टॉक के अंदर जो वीकनेस है वो नहीं दिख रही जो हमें चाहिए थी। अगेन मार्केट में वीकनेस देखने को मिली, लेकिन ये वीकनेस मार्केट के अंदर जो है वो प्रीवियस वीकनेस से कम। अच्छी चीज यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है कि स्टॉक नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, एक सेलिंग का प्रेशर स्ट्रॉन्ग तभी माना जाएगा जब मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक करे। स्टॉक नीचे गिरा, ऊपर आया, लेकिन अगर स्टॉक प्रीवियस लो को ब्रेक कर देती तो हम लोग ये बोल सकते थे कि सेलर्स मार्केट में स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, लेकिन स्टॉक अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है कि सेलर का प्रेशर स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन अच्छी चीज सेलर्स के लिए क्या है कि मार्केट नीचे गिरी, स्टॉक ऊपर गया, लेकिन स्टॉक अपने बार बार, अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो स्टॉक बार बार एक नया लो बना रही है। यानी कि बार बार मार्केट एक नया लोअर हाई फॉर्मेशन बना रही है, यानी कि स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही है और एक नया लो बना रही है। इसका मतलब ये है कि जो सेलिंग का प्रेशर है बॉटम से, टॉप से, वो भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर यहाँ पे हम लोग अगर दो चीजों को समझने की कोशिश करें तो पहली चीज में क्या हो रहा है कि अगर हम लोग बॉटम से ध्यान देंगे तो देखो बॉटम से क्या हो रहा है कि बॉटम से मार्केट के अंदर जो सेलिंग का, बाइंग का जो प्रेशर है देखो वो बढ़ता जा रहा है। यानी कि बार बार मार्केट एक नया हाई बना रही है, तो यानी कि बाइंग का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। टॉप से अगर आप ध्यान देंगे तो देखो टॉप से क्या हो रहा है कि जो सेलिंग का प्रेशर मार्केट के अंदर वो भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी कि बार बार मार्केट एक नया लो बना रही है तो सेलिंग का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो ऊपर से सेलर्स मार्केट को नीचे लेकर के आ रहे हैं और नीचे से बायर्स मार्केट को ऊपर लेकर के जा रहे हैं, यानी कि दोनों मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं
सेलर चाहता है कि मार्केट नीचे गिरे, बायर चाहता है कि मार्केट ऊपर जाए, यानी कि दोनों मार्केट को क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं ताकि मार्केट ऊपर भी जाए और नीचे भी जाए। तो मार्केट के अंदर जैसे जैसे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैली हमने जो डिस्कस कर रही थी, फर्स्ट इज नैरो रैली और सेकंड इज ब्रॉड रैली। नैरो रैली जो मार्केट के अंदर होती है उसमें मार्केट का कन्विक्शन लूज होता चला जाता है, ये मार्केट कन्विक्शन लूज हो रहा है, ये देखो कन्विक्शन लूज होता जा रहा है, मार्केट प्रेशर कम होता जा रहा है। सेकंड होता है ब्रॉड रैली, जिसमें मार्केट का कन्विक्शन बढ़ता चला जा रहा है, ये मार्केट का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इस केस में मार्केट का प्रेशर नैरो होता जा रहा है। अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो देखो मार्केट क्या कर रही है कि मार्केट नैरो होती जा रही है, तो जैसे जैसे मार्केट नैरो होती है, मार्केट ये इंडिकेशन देती है कि जब मार्केट एक न्यूट्रल जोन पे आ जाती है, तो ये मार्केट का एक पॉइंट होता है जो कि न्यूट्रल पॉइंट होता है, जहां पे अगर के मार्केट स्टेबल हो जाती है। तो हमने डोजी की जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि डोजी एक न्यूट्रल, एक इंडिसिशन कैंडल होता है, तो यहाँ पे अगर के मार्केट भी क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है, और न्यूट्रल होने के बाद अगली कैंडल, अगर मार्केट के अंदर अगली कैंडल अगर ग्रीन कैंडल बनती है और मार्केट ने अगर हाई ब्रेक किया तो मार्केट में अप साइड की मूव, अगर मार्केट ने डाउन साइड ब्रेक किया तो मार्केट के अंदर डाउन साइड का मूव। यानी कि जैसे जैसे मार्केट नैरो होती जा रही है, इसका मतलब अगर मार्केट जब तक अगर अपने हाई को क्रॉस कर, अगर लेट्स सपोज कि अगर ग्रीन कैंडल अपीयर होती है और अगर मार्केट ने अगर अपने हाई को क्रॉस कर दिया, तो जो बाइंग का कन्विक्शन है मार्केट के अंदर वो स्ट्रांग हो जाएगा। अगर अगली कैंडल रेड कैंडल बनती है और मार्केट ने अगर अपने लो को ब्रेक किया, तो जो सेलिंग का प्रेशर है मार्केट के अंदर वो स्ट्रांग हो जाएगा और जो वीकनेस दिखाई देगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देगी, राइट। लेकिन इस पैटर्न का एक डिसएडवांटेज क्या है कि जब मार्केट बहुत ज्यादा नैरो हो जाती है तो मार्केट का जो प्रेशर होता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है और फिर एकदम से जो प्रेशर आता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग आता है। तो जनरली जब सिमेट्रिकल पैटर्न बनता है तो उस केस में एक ही कैंडल बनती है और पूरा का पूरा टारगेट दे देती है। अब इसमें हमारा टारगेट क्या होता है, ये हमारा मार्केट के अंदर पूरा टारगेट होता है, अपर साइड में भी लोअर साइड में भी, तो एक ही बड़ी सी कैंडल बनती है और वो पूरा का पूरा टारगेट आपको एक ही कैंडल पे देखने को मिल जाएगा। एक ही कैंडल बनी और एकदम से मार्केट नीचे गिर गई, क्योंकि मार्केटिंग नैरो जोन के बाद मार्केट ने जो रैली दिखाई है, तो नैरो जोन के बाद जो रैली आती है वो बहुत ही पावरफुल रैली होती है। तो एक से दो, एक मैक्सिमम एक ही कैंडल के अंदर आपको पूरा का पूरा टारगेट देखने को मिल जाएगा। तो अगर छोटी कैंडल पे अगर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जनरली क्या होता है कि अगर एक बार अगर सिमेट्रिकल कैंडल का अगर फॉर्मेशन, अगर सिमेट्रिकल पैटर्न अगर आपको ब्रेकआउट देखने को मिल गया, तो इस टाइप के जो ब्रेकआउट्स होते हैं गाइस, वो मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो रैली मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेगी वो रैली भी मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वैलिड रैली होती है। तो जनरली ये जो पैटर्न्स मार्केट के अंदर हम लोग प्लॉट करते हैं। अब देखो सिमेट्रिकल के अंदर ही हम लोग अभी कुछ और पैटर्न्स के बारे में भी बात करेंगे, उन पैटर्न्स को क्या बोला जाता है और कैसे उन पैटर्न्स को यूज किया जाता है, ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कोई भी पैटर्न हम लोग मार्केट के अंदर जब प्लॉट करते हैं, चाहे वो हम लोग इंट्राडे में प्लॉट करें, चाहे हम लोग उसको पोजिशनली प्लॉट करें, तो पैटर्न का गाइस मतलब यही होता है कि अगर हम लोग पैटर्न्स प्लॉट कर रहे हैं तो पैटर्न मार्केट के अंदर खासकर ये सब जो पैटर्न्स होते हैं, ये पैटर्न्स इंट्राडे में बड़ा अच्छा काम करते हैं, क्योंकि जो नैरो पैटर्न होते हैं, जो बेसिकली आपके जो मतलब जो सिमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं, तो सिमेट्रिकल पैटर्न्स मार्केट के अंदर बहुत इफेक्टिव पैटर्न्स होते हैं और ये पैटर्न्स मार्केट में अच्छा खासा काम भी करते हैं। तो जब हम लोग उसको इंट्राडे में यूज करें या फिर आपको अगर आप इसको पोजिशनली भी अगर आप इसको यूज करोगे, तो ये मार्केट के अंदर आपको अच्छा खासा टारगेट भी देंगे, राइट। तो सिमेट्रिकल पैटर्न आपको अगर किसी स्टॉक पे दिखता है, तो जो वेटेज आपको उस स्टॉक के ऊपर दिखाई देगा वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा। और ऐसे पैटर्न्स को अगर आपने मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर लिया, तो वेटेज आपको मार्केट के अंदर मिलेगा, यानी कि जो कन्विक्शन आपको मार्केट के अंदर दिखाई देगा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा। पहली बात कि ऐसे पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती है, लेकिन ऐसे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के बाद मार्केट के अंदर आपको जो रैली दिखाई देगी वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देगी। और ये पैटर्न गाइस आपको मैक्सिमम स्टॉक के ऊपर दिखाई देगा। अब जैसे अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी पे अगर आप लोग ट्रेड करते हैं, तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे ऐसे पैटर्न्स आपको मैक्सिमम टाइम दिखाई देते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो देखो मैंने आपको बोला ना कि आज अगर आप में से किसी ने भी अगर आज अगर आप लोगों ने आज निफ्टी में ट्रेड करने की अगर कोशिश की होती, तो निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी आपको ये पैटर्न दिखाई देगा। कहाँ पे दिखाई देगा मैं आपको दिखाता सर ये एक कैंडल ही इतना बड़ा हो जाएगा? हूँ। मैक्सिमम क्या होता है कि जब भी मार्केट, अभी मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जैसे आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी किसी चीज की, आपने एक साल आपने बहुत ज्यादा स्टडी करी और आपने बोला कि भाई स्टडी भी ऐसे कि भाई आपने एक साल तक आप एक रूम में बंद हो गए और आपने बोला कि मेरे को तो सिर्फ स्टडी करनी।
और फिर आप एकदम से जब बाहर निकलोगे तो जो चीजें आपके लिए होंगी बिल्कुल नई, राइट। उसी तरीके से जो प्रेशर आएगा, जो आप एग्जाम देकर के आओगे, हो सकता है तो भी आप 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आ जाओ। इसी तरीके से मार्केट के अंदर भी क्या होता है कि जैसे जैसे मार्केट नैरो होती चली जाती है तो जो प्रेशर होता है मार्केट के अंदर, सेलर प्रेशर डाल रहा है कि मार्केट नीचे जाए, बायर प्रेशर डाल रहा है कि मार्केट ऊपर जाए। तो एकदम से अगर किसी एक का प्रेशर अगर मार्केट में जीरो होता है तो दूसरे का प्रेशर इतना ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है कि मार्केट के अंदर आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलती है। लेकिन कई बार मार्केट के अंदर क्या होगा कि कई बार ऐसे जो फॉर्मेशन मार्केट के अंदर बनते हैं, तो अगर अब जैसे सिमेट्रिकल में ही हम लोग और भी कई पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग वेज के नाम से जानते हैं, बट खैर अभी समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दो, ये देखो, ये निफ्टी का चार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो पैटर्न कहाँ पर है। इस चार्ट पे मैंने वो पैटर्न बनाया हुआ है, आपको नहीं दिखेगा बट मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक तरीके का फॉर्मेशन बना जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉर्मेशन, राइट। जब ये सिमेट्रिकल फॉर्मेशन मार्केट के अंदर बनता है, इसको सिमेट्रिकल कैसे बनता है, ऐसे, इसको सिमेट्रिकल बोला जाता है। लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है, इसको बोला जाता है वेज पैटर्न। वेज क्या होता है डिस्कस करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं राइजिंग वेज। जब भी ऐसे पैटर्न मार्केट के अंदर बनते हैं, और यहाँ पे देखो ये इसका ब्रेकआउट है, इस कैंडल को, अच्छा, ये जो रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है गाइस, इस कैंडल पे अगर ब्रेकआउट आता तो देखो इसकी लोअर शैडो कितनी बड़ी है। अगर इस कैंडल पे ब्रेकआउट आ भी जाता तो इस कैंडल को अवॉइड किया जाता, क्योंकि अगली जिस कैंडल पे ब्रेकआउट आई ये कैंडल एक अच्छी कैंडल है, यानी कि विद बॉडी इसने ब्रेकआउट दिया है, तो ये कैंडल को वैलिड माना जाएगा। अगली कैंडल पे आप सेल की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं राइजिंग वेज पैटर्न, राइट। इस टाइप के जो फॉर्मेशंस मार्केट के अंदर बनते हैं, इस टाइप के फॉर्मेशंस को सॉरी मार्केट के अंदर बोला जाता है राइजिंग वेज। और फिर मार्केट के अंदर में वीकनेस भी अच्छी खासी दिखाई दी। अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखोगे तो भी आपको ये पैटर्न दिखाई देगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो अभी निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट है 3 मिनट में। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सिमेट्रिकल फॉर्मेशन पैटर्न बनता है। यहाँ पे एक रेड कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट आया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जनरली मार्केट के अंदर जब सिमेट्रिकल फॉर्मेशन बनेगा तो मार्केट के अंदर जो वीकनेस आपको दिखाई देगी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि दोनों का ही अप्रोच मार्केट में डिफेंसिव होता है। सेलर का अप्रोच होता है वो मार्केट को नीचे लाना चाहता है, बायर का अप्रोच होता है वो मार्केट को ऊपर लेकर के जाना चाहता है। बायर हर बॉटम पे चाहेगा कि मार्केट ऊपर जाए, सेलर हर टॉप पे चाहेगा कि मार्केट नीचे जाए। तो इसीलिए दोनों का प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि मार्केट इस जोन को ना ही अप साइड में ब्रेक कर पाती, नहीं डाउन साइड में, लेकिन जिस साइड ब्रेकआउट आएगा उस साइड रैली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। इस टाइप के फॉर्मेशन को सिमेट्रिकल बोला जाता है। अगर मैं आपसे ये बोलूं, अब देखो सिमेट्रिकल में आपको दो टाइप के पैटर्न दिखाई देंगे, कौन कौन से, एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग, समझ में है। और इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सिमेट्रिकल। तो आप एक काम करो, जल्दी से मेरे को एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग पैटर्न बना के चलो जल्दी। समझ में आया मैंने क्या पूछा भाई, दो पैटर्न, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल पैटर्न, जिसमें से कि मार्केट जब नीचे आ रही है तो डिसेंडिंग बना रही है, ऊपर जा रही है तो असेंडिंग बना रही है। अब मैंने आपको बोला कि असेंडिंग अलग बनाओ और डिसेंडिंग अलग बना के दिखाओ। चलो जल्दी करो, मैं पानी लेके आता हूँ।
बताओ बताओ बताओ। लैपटॉप में पेंट तो फ्री में ही आता है, उसका सही उपयोग तो आपको ही करना होता है। गाइस सर मैंने आपको भेजा, एक बार देखोगे? ये कौन सा पैटर्न बन गया है? इसमें 3 पैटर्न्स हैं। जो फर्स्ट वन है वो कौन सा है अंदीप? जो सबसे ऊपर है टॉप पे। अंदीप हेलो जो सर, फर्स्ट जो पैटर्न। हाँ, जो सबसे ऊपर है ना, जिसका दोनों तरफ से ग्रेडियंट स्ट्रीप है, वो सिमेट्रिकल है। अच्छा ओके। और जो मैंने उसके बाद जिसका नीचे फ्लैट है, वो डिसेंडिंग है। जिसका नीचे फ्लैट है, अच्छा। वो और जिसका फ्लैट है ऊपर मतलब ऊपर फ्लैट की है, तरफ, तो ऊपर टोटली फ्लैट है। हाँ, उसका जो जो सबसे राइट में है, वो असेंडिंग है। मैं आपको दोबारा भेजती हूँ, ठहरो। क्या बात है ना, सबसे अच्छा पैटर्न वो नहीं बना। नहीं बना? नहीं समझ, ग्रेट। बहुत अच्छा प्लॉट किया आपने, लेकिन ये गलत है। सही गलत बना है? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, आपका ठीक है नहीं। सर मैंने आपको एक पिक्चर और भेजा ठीक करके। आपने जो प्लॉट किया है वो बिल्कुल परफेक्ट। हाँ ठीक है समझ गया। लेकिन ये जो आपने, अच्छा अच्छा हाँ, ठीक है ठीक बना है। Nice. जी बन गया, दिखाओ। नहीं जी, गलत। बनाओ वही बनाओ। दिलप्रीत, यार आपसे उम्मीदें सबसे ज्यादा होती है। सॉरी सर, मेरा ना एक फोन कॉल आ गया था, थोड़ा मेरे को अर्जेंटली लेना पड़ा, बाद में कॉल उठा नहीं रहा था, तो मेरे को बात करनी पड़ी। मैं एक बार देख के बना के भेज दूंगा सर आपको लेटर। ठीक है, ध्यान दो, इसको बोला जाता है सिमेट्रिकल पैटर्न। ये हुआ हमारा सिमेट्रिकल पैटर्न। अब मैंने आपको क्या बोला कि एक बनाना है इसमें से असेंडिंग और एक बनाना है इसमें डिसेंडिंग, तो ये कौन सा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था? ना, ध्यान दें। अब हमें इन दोनों पैटर्न को देखो बनाना है। डिसेंडिंग कैसे? जब मार्केट का ट्रेंड क्या हो, बेरिश। डिसेंडिंग का मतलब क्या है? जब मार्केट का ट्रेंड क्या हो, बेरिश, तो उसको क्या बोला जाएगा? डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब क्या है? जब मार्केट का ट्रेंड क्या हो, बुलिश, तो उसको क्या बोला जाएगा? असेंडिंग। नो, मार्केट क्या करे कि बार बार मार्केट एक नया लो बना, राइट?
असेंडिंग का मतलब क्या है, नीचे आई, मार्केट ने लो बनाया, लेकिन मार्केट ने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, फिर नीचे आई, फिर हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, लेकिन प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। यानी कि जब मार्केट इस तरीके से फॉर्मेशन होती है तो इसको क्या बोला जाता है, असेंडिंग। यानी कि दो टाइप की फॉर्मेशन हमने बनाई, पहला हमने बनाया डिसेंडिंग फॉर्मेशन, और दूसरा हमने बनाया ठीक है। तो इस टाइप से जब हम लोग कोई फॉर्मेशन बनाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग। लेकिन ये जो फॉर्मेशन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल फॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आया? तो यानी कि मार्केट के अंदर हम लोग अब ये जो पैटर्न्स होते हैं, अब देखो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्मेशन मार्केट के अंदर यूज किस तरीके से किए जाते हैं। असेंडिंग जो हमने बनाया उसमें जो मैक्सिमम प्राइस होगा उसका वो इसमें सेम रहेगा, जो मैक्सिमम प्राइस उसका आपका टॉप जो रहेगा तरह से वो सेम रहेगा। हाँ एग्जैक्टली। ये हमारे पास जो पैटर्न है, इस पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, असेंडिंग फॉर्मेशन। अब देखो असेंडिंग फॉर्मेशन में क्या होता है, ये ये मार्केट तो डिसेंडिंग नहीं है। अच्छा तो पहले मैंने ठीक किया। अब ये जो हमने फॉर्मेशन बनाया इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग फॉर्मेशन। यानी कि बार बार स्टॉक वीकनेस तो दिखा रहा है, लेकिन अब इस केस में हो क्या रहा है कि स्टॉक प्राइस नीचे गिरा, स्टॉक ने लो बनाया, अगेन रिकवरी आई, बट स्टॉक प्रीवियस लो ब्रेक नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो कन्विक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। स्टॉक बार बार अपना प्रीवियस हाई जो है प्रीवियस लो ब्रेक नहीं कर रहा, नया हाई बना रहा है। तो अगर मार्केट बार बार अगर कोई नया हाई बनाता है तो इसका मतलब ये है कि जो बाइंग का प्रेशर है मार्केट के अंदर वो धीरे धीरे एग्रेसिव है। और यहाँ पे अगर स्टॉक ने अगर अपना प्रीवियस हाई अपसाइड में अगर क्रॉस करके क्लोज कर दिया तो जो कन्विक्शन साइड है बायर्स का वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। जो कन्विक्शन साइड है बायर का वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और ऐसे केस में जब मार्केट के अंदर इस टाइप से जब कोई ब्रेकआउट आता है तो इस ब्रेकआउट के अंदर मार्केट के अंदर जो रैली हमें दिखाई देती है वो रैली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। और जनरली मैक्सिमम टाइम मार्केट के अंदर जब एक असेंडिंग फॉर्मेशन अगर आपको मार्केट में दिखाई दे तो असेंडिंग फॉर्मेशन मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा, जनरली देखो असेंडिंग फॉर्मेशन की क्या क्या हम लोग जब इसको यूज करते हैं तो क्या क्या चीजें होती है जो कि हमें समझ में आनी चाहिए। पहली चीज कि असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, थ्री स्विंग में मैक्सिमम पैटर्न्स अपना टारगेट दे देती है। यानी कि हर पैटर्न चाहे पैटर्न कोई भी हो, तीन स्विंग के बाद हर पैटर्न फेल हो जाता है। जैसे यहाँ पे भी देखो, इसको बोला जाएगा एक स्विंग, इसको बोला जाएगा दूसरा स्विंग, इसको बोला जाएगा तीसरा स्विंग। तो तीसरे स्विंग के बाद जो चौथा स्विंग हो वो नीचे नहीं आना चाहिए। नीचे आ गया तो पैटर्न फेल, यानी कि फिर उसको साइडवेज। तीन स्विंग के बाद चौथे स्विंग को मार्केट में साइडवेज बोला जाएगा। तो साइडवेज की डेफिनेशन ये है कि तीन स्विंग तक मार्केट को साइडवेज नहीं बोला जाएगा, तीन स्विंग के बाद ही मार्केट को साइडवेज बोला जाता है। तो जनरली क्या होगा कि अब जैसे हमने ट्रेंड लाइन के केस में पढ़ा कि अगर करेक्शन 20% आया और फिर है तो स्ट्रॉन्ग होता है, 30% आया तो आइडियल होता है। उसी तरीके से अगर ये असेंडिंग फॉर्मेशन पैटर्न अगर बन रहा है तो अगर ये सेकंड स्विंग में ही क्रॉस कर दे, फर्स्ट स्विंग में अगर क्रॉस कर दे तो ये एंड स्विंग बन गया, तो ऑफ कोर्स ये वैलिड है। अगर इसने सेकंड स्विंग में अगर ब्रेक किया, इसने सेकंड स्विंग में ब्रेक किया तो भी ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है, राइट। लेकिन अगर इसने थर्ड में ब्रेक किया तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये तो आइडियल पैटर्न है, तो थर्ड में तो ये ब्रेक करेगा ही ब्रेक करेगा। लेकिन चौथे में किया तो फिर ये फेल हो गया। तो इसीलिए जो जो असेंडिंग फॉर्मेशन जो पैटर्न मार्केट के अंदर होगा या डिसेंडिंग फॉर्मेशन जब मार्केट के अंदर पैटर्न बनेगा, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ये दोनों ही जो पैटर्न होते हैं मार्केट के अंदर, ये जितने छोटे मूव में मार्केट के अंदर बनते हैं उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल देते हैं। जितने अर्ली टाइम फ्रेम पे बनेंगे,
आप इन पैटर्न्स को बड़े टाइम फ्रेम पे तो आइडेंटिफाई कर ही सकते हो, आप इनको स्मॉलर और छोटे टाइम फ्रेम पे भी एनालाइज कर सकते हो। अगर आप इनको छोटे टाइम फ्रेम पे, अब जैसे जो डिसेंडिंग पैटर्न है, अब जैसे मैं आपको देखो, मैं आपको अगर सर एक मिनट, एक डाउट है। ये जो आपने ये जो क्रॉस दिखाया था, एक बड़ी कैंडल दिखाई थी उसमें, वो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद बनेगी ना, कि पहले ही बन जाएगा? कौन सी है एक अभी जब लास्ट आपने ये जो ऊपर लेके जा रहे हो, ये वाला ग्रीन, हाँ जी, तो ये जो हमने ये जब ये पॉइंट मिल जाएंगे उसके बाद होगा ना ये? नहीं नहीं नहीं, पॉइंट ये मिलेंगे नहीं ना, जैसे जरूरी थोड़ी कि पॉइंट मिल ही जाएंगे। भाई हमने पैटर्न बनाया, तो ये पैटर्न तो इस तरीके से बनता जा रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि ये मतलब ये नैरो ही हो जाएगा एक पॉइंट पे आकर के, नैरो का तभी ब्रेकआउट आएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। बस जोन छोटी होती जा रही है, तो हमें ये पता चलता जा रहा है कि मार्केट के अंदर या तो कन्विक्शन इंक्रीज हो रहा है या तो कन्विक्शन डिक्रीज हो रहा है। यहाँ से प्राइस ने फॉल किया काइंड ऑफ इस तरीके से, फिर रैली आई, फिर वीकनेस आई, एंड फाइनली ये ब्रेकआउट आया। तो हमें वेट थोड़ी करना है कि नैरो होगा तभी ब्रेकआउट आएगा, नैरो होने की जरूरत नहीं है। दोनों ऐसा नहीं कि यहाँ पे जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो ब्रेकआउट आएगा, ये ब्रेकआउट पहले भी आ सकता है। तो मैंने आपको बोला ना कि फर्स्ट टाइम पे भी आ सकता है, सेकंड पे भी आ सकता है, थर्ड पे भी आ सकता है, बट थर्ड पे आना ही चाहिए, तभी जाकर के जो हम लोग प्लॉटिंग करेंगे वो प्लॉटिंग इफेक्टिव और वैलिड मानी जाएगी। तो जैसे मान लेते हैं कि जैसे देखो, अब जैसे लेट्स सपोज कि हम लोग अगर निफ्टी का चार्ट है हम लोग डिस्कस करें, निफ्टी का चार्ट, जैसे चलो बैंक निफ्टी का चार्ट, ये हमारे पास बैंक निफ्टी का चार्ट। तो जैसे यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ इस पैटर्न पे देखो, हमको कितने सारे पैटर्न दिखाई देंगे। देखो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है, फिर यहाँ पे देखो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, फिर पीछे आओ, फिर देखो यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना, यहाँ पे कितना अच्छा ब्रेकआउट आया, फिर रैली आई मार्केट के अंदर। फिर देखो यहाँ पे जो पैटर्न अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कौन सा पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं अभी हम लोग? हाँ, असेंडिंग और डिसेंडिंग, राइट। तो जैसे असेंडिंग बनेगा, जैसे यहाँ पे देखो कितना स्ट्रॉन्ग डिसेंडिंग फॉर्मेशन पैटर्न बना है, ये देखो, इसको प्लॉट कर देता हूँ, ये एक्चुअली मिटता नहीं है, लाइक देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट आया है। फिर ब्रेकआउट के बाद देखो फॉल, देखो कितना स्ट्रॉन्ग फॉल मार्केट में देखने को मिला। फिर फॉल आया, फिर बॉटम पे देखो ये यहाँ हैमर बना, फिर ऊपर गया, फिर हैमर बना, फिर रिकवरी आई, देखो ब्रेकआउट आया, फिर देखो रैली कितनी स्ट्रॉन्ग आई। तो जो पैटर्न्स मार्केट के अंदर बनते हैं, जो पैटर्न्स बनने के, अब देखो पैटर्न में अच्छी चीज क्या होती है, हमें ये पता होता है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे है। अगर पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो मेरे को इस केस में पता है कि मेरा स्टॉप लॉस ये है। अगर ये डिसेंडिंग पैटर्न होगा तो मुझे ये पता है कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो मेरा स्टॉप लॉस ये है। तो पैटर्न के केस में स्टॉप लॉस बहुत स्पेसिफिक होता है, और हमें पता होता है कि भाई ये मेरा स्टॉप लॉस और ये यहाँ से मैं मार्केट के अंदर ट्रेडिंग इनिशिएट। तो जो हमारे पास सबसे पहला पैटर्न था, दैट वाज सिमेट्रिकल ट्रायंगल। कैसे बनता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल? तो इस तरीके से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन बनता है। ये मार्केट डिसेंडिंग लाइन है, ये डिसेंडिंग ट्रेंड है, और ये मार्केट की एक असेंडिंग ट्रेंड है, राइट। ये मार्केट का एक न्यूट्रल जोन होता है, राइट। मार्केट में ये एक तरीके से इसको न्यूट्रल जोन और नेक लाइन भी बोला जाता है। जब इसका ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट कहती है कि इतना टारगेट आप मार्केट में अप साइड में भी लेके चलोगे, डाउन साइड आया तो डाउन साइड में लेकर के चलोगे। तो लाइंस जो हमने ड्रॉ करी है, ये लाइंस को जब मार्केट कन्वर्स करती है, यानी कि जैसे ये देखो, ये जो लाइंस हमने एक डाउनवर्ड अपवर्ड लाइन हमने प्लॉट किया है। मार्केट कहती है कि जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा आउटसाइड ऑफ द पैटर्न या फिर डाउन साइड ऑफ द पैटर्न, तो मार्केट के अंदर हमें रैली दिखाई देगी। तो जनरली अगर मार्केट के अंदर अपसाइड ब्रेकआउट आता है तो इतना टारगेट आप अपसाइड में लेके बैठेंगे, डाउन साइड आता है तो डाउन साइड लेके बैठेंगे। बट आपको ध्यान में रखना है कि सिमेट्रिकल के केस में मार्केट नैरो होती है। अगर ये इस तरीके से भी बन गया तो फिर ये सिमेट्रिकल नहीं कहलाएगा, अगर ये इस तरीके से भी बन गया तो भी फिर ये सिमेट्रिकल नहीं कहलाएगा, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे अभी देखेंगे। असेंडिंग ट्रायंगल्स क्या होते हैं? ये असेंडिंग ट्रायंगल, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन और बॉटम से मार्केट जो है एक असेंडिंग फॉर्मेशन बना रही है। डिसेंडिंग क्या होती है? ये डिसेंडिंग है, मार्केट टॉप से एक डिसेंडिंग फॉर्मेशन पैटर्न कंस्ट्रक्ट कर रही है, राइट। लेकिन हमें जो समझना है वो असेंडिंग डिसेंडिंग के बाद हमें, जो हमने सिमेट्रिकल फॉर्मेशन डिस्कस किया, सिमेट्रिकल फॉर्मेशन के स्ट्रॉन्ग एनहांसमेंट्स क्या होते हैं। देखो
हमारे पास वेज के अंदर दो टाइप के वेज होते हैं, एक होता है फॉलिंग वेज, एक होता है राइजिंग वेज। जो नाम है वो काम नहीं है। नाम फॉलिंग वेज होगा लेकिन सिग्नल राइजिंग वेज का देगा, नाम राइजिंग वेज है बट सिग्नल फॉल का देगा। क्या मतलब हुआ? जब वेज पैटर्न की बात की जाती है, वेज पैटर्न में हमारे पास एक होता है फॉलिंग वेज, एक होता है राइजिंग वेज। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फ्यू थिंग्स। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा, अब बताना मुझे एक बात बताओ। मान लेते हैं कि पहले समझते हैं राइजिंग वेज। मान लो कि ये स्टॉक अप ट्रेंड, ये देखो मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। कोई बता सकता है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ जी सुनील जी, स्टॉक तो ऊपर जा रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अप ट्रेंड। एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिख रहा है। यस सर। नहीं, पुराना वाला जो हाई है उसको ऊपर जा रहा है। मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन अगर आप मार्केट का कन्विक्शन देखोगे तो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। यानी कि एक स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर तो है लेकिन धीरे धीरे मार्केट क्या कर रही है? अपना कन्विक्शन लूज करते जा रही है। यानी कि मार्केट को ऊपर जाने का प्रेशर नहीं मिल पा रहा है जिससे मार्केट एक स्ट्रांगली तरीके से ऊपर चली जाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी का चार्ट, अब समझ में आ जाए हो सकता है। आज जो मैंने प्लॉट किया ये देखो, वो वैसे ही प्लॉट है। इसको बोलते हैं राइजिंग वेज। स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट कन्विक्शन क्या करता जा रहा है? धीरे धीरे लूज करता जा रहा है। एंड फाइनली मार्केट ने क्या किया? सपोर्ट को डाउन साइड में ब्रेक कर दिया। ये देखो मार्केट क्या कर रही है? स्टॉक ऊपर जा रही है, स्टॉक ऊपर जा रहा है लेकिन स्टॉक अपना जो कन्विक्शन है उसको लूज करता जा रहा है। यानी कि मार्केट के अंदर प्रेशर तो मार्केट को मिल रहा है लेकिन मार्केट अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस भी कर रही है, लेकिन जो कन्विक्शन मार्केट को चाहिए ऊपर जाने का वो नहीं मिल रहा है। एंड मार्केट की जो स्विंग्स जो कि बड़ी होनी चाहिए थी वो स्विंग्स छोटी होती जा रही है। तो जैसे जैसे स्विंग छोटी होती जा रही है यानी कि मार्केट के अंदर जो मार्केट को कन्विक्शन चाहिए ऊपर जाने का वो मार्केट को नहीं मिल रहा है। एंड इसीलिए स्टॉक के अंदर हमें वीकनेस देखने को मिल सकता है। एंड जब एक स्टॉक राइजिंग वेज फॉर्मेशन बनाता है तो उस केस में मार्केट अपना कन्विक्शन लूज करता है। इसीलिए मार्केट में जैसे ही मार्केट अगर अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है तो इस केस में मार्केट के अंदर जो वीकनेस दिखाई देती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एंड इस केस में इस कैंडल का जो हाई होगा ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और यहां से मार्केट के अंदर हम लोग मंदी में बैठ जाएंगे। इसको बोलते हैं राइजिंग वेज। अब देखो एक और राइजिंग वेज बनता है जो कि कुछ इस तरीके से बनता है। ये कब बना राइजिंग वेज? जब मार्केट अप ट्रेंड में, मार्केट अप ट्रेंड में थी और ये राइजिंग। एक राइजिंग वेज बनेगा जब मार्केट डाउन ट्रेंड में, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में थी एंड देन उसके बाद ये राइजिंग वेज बनना शुरू। सर अगर 15 मिनट्स 5 मिनट्स डे किस में देखना होगा इस वाले पैटर्न को? आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देख लो। अब किसी ये पैटर्न आप जितने छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। ओके, पर छोटे पे बन जाता है बेसिकली। इफ यू लुक एट 5 मिनट्स तो बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी इज देयर। अगर आप इसको 3 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है। मैं जनरली जब ट्रेड करता हूँ तो मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करता हूँ और 3 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरे को तो पैटर्न बड़े अच्छे दिखाई देते हैं। और आप चाहो तो आप लोग भी यूज कर सकते हो 3 मिनट टाइम फ्रेम के। जैसे देखो प्रेफरेबल जो टाइम फ्रेम्स होते हैं मार्केट में वो 3 मिनट ही होते हैं। 3 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, ये बड़े अच्छे टाइम। 5 मिनट टाइम फ्रेम वो एक अच्छा होता है लेकिन ट्रेडर्स के लिए तो वही 3 मिनट टाइम फ्रेम इवन मैं तो यूज करता हूँ। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपका ट्रेडिंग टाइप कैसा है। तो जैसा टाइप होगा उसी तरीके से आप पैटर्न्स को यूज कर पाओगे। बिकॉज जो मैंने नोटिस करा था, स्पेशली व्हाई आई एम आस्किंग अबाउट दिस पैटर्न, इफ यू डू 15 मिनट्स द कैंडल अगर वो रेड होगा तो आपको दिखेगा वो रेड हो रहा है, रेड हो रहा है, रेड हो रहा है, बट आइडली वो ग्रीन हो जाता है।
बट जब उसको 5 मिनट्स 3 मिनट्स में रखते हो तो डेफिनेटली द कैंडल्स आर गेटिंग फॉर्म्ड फास्टर। देखो ये ठीक भी है और ये गलत भी है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो सिग्नल मार्केट आपको देती है वो सिग्नल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होते हैं, क्योंकि अगर आप निफ्टी का बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आप कोई बोलोगे कि सर ये तो अच्छा था बट हमें ही नहीं दिखा। ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट, कुछ दिख रहा है? यस सर। क्या दिख रहा है? डबल टॉप ना। अब आप बोलोगे कि डब्ल्यू बन रहा है, डब्ल्यू बन रहा है शायद थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। तो इसीलिए देखो हर टाइम फ्रेम पे अपने पैटर्न्स का अपना अपना एक सिग्निफिकेंस है, लेकिन वो डिपेंड करता है ना कि आप उसको यूज किस तरीके से करते हैं। जब बट तक आप आप डे में जब इसको सर आप 15 मिनट्स करोगे तब तक तो पता नहीं कितना नुकसान हो सकता है टाइम पे। ये तो देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये चीजें तो यही चीजें तो समझनी होती है मार्केट में ना। राइट। 3 मिनट्स में यू कैन अवॉइड अ लॉट ऑफ थिंग्स बेसिकली। नहीं तो 3 मिनट टाइम फ्रेम में जैसे मान लो कि ये कोई पैटर्न है, जैसे ये मान लो डबल बॉटम है, इसका ब्रेकआउट है, तो 3 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इसका ट्रिगर आया तो हम वेट करेंगे कि भाई अब ट्रिगर आ गया, उसके बाद आप इसको 3 मिनट पे आपने ट्रेड ले लिया, अब आप इसको देखो बड़े टाइम फ्रेम पे कि भाई इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे है, राइट? तो आप उस हिसाब से अपने टाइम फ्रेम को मॉडिफाई करते चले जाओ, या 3 मिनट पे ट्रेड करना है तो 3 मिनट पे ही आप जो भी इंडिकेटर आप यूज कर, देखो इंडिकेटर बहुत मस्त है ट्रेडिंग में। इंडिकेटर आपको एज अ सपोर्ट देते हैं, ट्रेड करने के लिए इंडिकेटर यूज नहीं किया जाता है, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल के लिए इंडिकेटर जरूर यूज किया जाता है। बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत काम देते हैं, चीजें समझ में आती है उस समय, क्योंकि जब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी, जब तक देखो प्रैक्टिस करने से ही ट्रेडिंग होती है, बिना प्रैक्टिस के तो मेरे हिसाब से तो नहीं लगता मुझे कि ट्रेडिंग होती है। तो जब तक देखो जरूरी है कि आप मार्केट को टाइम दो, जरूरी है कि चीजों को जितना ज्यादा समझ सकते हो उतना ज्यादा समझो, क्योंकि इश्क और रिस्क दोनों में ही मजा है, लेकिन दोनों चीजें सही से होनी, डिस्ट्रॉय भी कर देती। राइट सर। अब जैसे ये देखो, अब ये राइजिंग वेज है, तो पहले मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, और बेरिश ट्रेंड के बाद जैसे आपने देखा होगा कई बार कि मार्केट गिर रही है और उसके बाद मार्केट से रिकवरी लेना स्टार्ट कर देती है, तो इस टाइप की रिकवरी आती है, और फिर रिकवरी आने के बाद एकदम से मार्केट इतनी ज्यादा नीचे गिर जाती है कि हम लोग बहुत गंदे ट्रैप हो जाते हैं। इस टाइप के पैटर्न को बोला जाता है राइजिंग वेज, और मार्केट में बहुत बनते हैं। दूसरा होता है फॉलिंग वेज, ये ऐसे इसको बोला जाता है फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज कैसे बनता है? मार्केट का ट्रेंड बुलिश था और बुलिश ट्रेंड के बाद ये बना फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज जब मार्केट बन रहा है तो देखो सेलिंग का प्रेशर पहले ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, तो सेलिंग का प्रेशर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे इसका ब्रेकआउट आता है तो रैली मार्केट के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखी, यानी कि ये हमारा मार्केट के अंदर इतना, ये मार्केट के अंदर इतना हमारा टारगेट होता है, इतना हमारा टारगेट होता है। सर दोनों को हम रिवर्स कर रिवर्सल ही देखते हैं, राइजिंग वेज इसको जो सर जब नीचे जो लोअर है, जो भी नेक्स्ट इसमें पॉइंट नीचे आता है वो पुराने वाले लोअर से हाई जा रहा है, तो सेलिंग का प्रेशर तो उसमें भी रिड्यूस हो रहा है, इसमें राइजिंग वेज में भी। इस केस में देखो नहीं ये उससे ऊपर की अगर देखते हैं तो सेलिंग का प्रेशर तो उसमें रिड्यूस हो रहा है, टोटली तो एग्री, बट उससे लो बन रहा है। ट्रेंड कैसा है मार्केट का? बुलिश है ना, तो अगर ट्रेंड बुलिश है तो कन्विक्शन किसका लूज होगा? तो ट्रेंड चेंज होगा, बायर का। अगर ये मार्केट का ट्रेंड बेरिश है तो अगेन देखो, अब ये मार्केट के अंदर फॉलिंग है तो किस तरीके से, और जब इसका ब्रेकआउट आता है तो मार्केट रैली आती है। वेज पैटर्न और सिमेट्रिकल असेंडिंग डिसेंडिंग ये बहुत इफेक्टिव है, लेकिन इन दोनों के साथ साथ दो और ऐसे पैटर्न हैं जो मार्केट में बहुत यूज है, जैसे जिनको हम लोग फ्लैग और पीरियड पैटर्न के नाम से जानते हैं। तो वो दोनों पैटर्न हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल, बिकॉज आज आई थिंक बिना क्लास के आप लोग के कारण मेरे को आज की क्लास डिलीवर करनी पड़ी, दूसरी क्लास कैंसिल करके। तो अब आप लोगों की क्लास कल होगी, बिकॉज आप लोगों की क्लास MWF में होती है, राइट? सो अब हम मिलेंगे गाइस नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल। सो टिल देन बाय बाय गाइस, यू टेक केयर, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड नाइट, सी यू, बाय बाय, कीप रॉकिंग, बाय सर, गुड नाइट। बाय।